सोनाली के इतना जोर देने पर ध्रुव और ओजस ने सोनाली को साथ आने दिया। ध्रुव सोच रहा था कि अच्छा ही है कि सोनाली भी साथ आएगी। अगर वो सब अपनी आंखों से देख लेगी तो कोई ध्रुव और ओजस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। ध्रुव और ओजस की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अगर सोनाली सब देख लेगी तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। उसी पुराने पानी के रास्ते से ध्रुव और ओजस सभी लोगों को लेकर किले की गुफा में आ गए थे। आते समय एक ऑक्सीजन मास्क टूट गया था, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं थी। जब सभी लोग आगे बढ़े तो सोनाली ने लक्ष्मण का शरीर देखा। सोनाली लक्ष्मण को पहचान गई थी। लक्ष्मण का शरीर अब सड़ने लगा था। सोनाली ने लक्ष्मण को देखकर पूछा, ये तो गांव का मुखिया है ना, जो मेरे भाई के साथ था? ध्रुव ने कहा, हाँ, ये वही है। उस समय लक्ष्मण गांव का मुखिया होने का नाटक कर रहा था ताकि ये हमें इस किले तक ला सके। और फिर बहुत कुछ होने के बाद हमारे साथ जो लुटेरे थे उनमें से एक ने लक्ष्मण की भाले से जान ले ली। वो भाला तुम्हारे भाई ने निकाल दिया था, इसलिए वो अभी लक्ष्मण के शरीर में नहीं है। सोनाली ने ध्रुव से पूछा, बहुत कुछ क्या हुआ? किसने मारा लक्ष्मण को? ध्रुव इतनी लंबी कहानी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन सोनाली को भरोसा दिलाने के लिए ध्रुव ने सोनाली को पूरी बात बताई कि कैसे सुरेश की मौत हुई और कैसे श्याम सुरेश को लेकर किले से चला गया। पूरी बात सुनने के बाद सोनाली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सोनाली ने ध्रुव से कहा, तुमने कहा कि जब तुम लोग गुफा में गिर गए थे तब तुम सभी के ऑक्सीजन मास्क टूट गए थे, तो श्याम सुरेश को लेके किले के बाहर कैसे गया? ये मुमकिन ही नहीं है कि बिना ऑक्सीजन मास्क के कोई भी इस किले से बाहर जा पाए, और वो भी एक इंसान के शरीर को लेकर। अगर तुम्हें सुरेश और श्याम नहीं दिखे तो हो सकता है कि वो दोनों अब भी किले में हों। ध्रुव सोचने लगा कि सोनाली की बात तो सही है। ध्रुव ने ओजस की तरफ देखा। ध्रुव और ओजस दोनों सोच रहे थे कि अगर श्याम किले में है तो वो जिगर से जरूर मिला होगा। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि श्याम और जिगर ने मिलकर किले में से पूर्वजों की आत्माओं को हटाया होगा या फिर उन दोनों में लड़ाई हुई होगी। हो सकता है कि श्याम ने सुरेश की मौत का गुस्सा जिगर पर उतार दिया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो सोनाली के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। वो अकेली सिंधु परिवार से नहीं लड़ सकती। यह बात ही सोनाली के दिमाग में भी चल रही थी। ध्रुव जानता था सोनाली क्या सोच रही है, इसलिए ध्रुव ने सोनाली से कहा, तुम चिंता मत करो। हो सकता है कि श्याम दूसरे रास्ते से बाहर चला गया हो, और वैसे भी श्याम मुझे बुरा इंसान नहीं लगा। सोनाली जानती थी कि ध्रुव बस सोनाली को अच्छा फील करवाने के लिए ऐसा कह रहा है, इसलिए ध्रुव की बात सुनकर भी सोनाली की चिंता दूर नहीं हुई। सिंधु परिवार के बाकी लोगों को भी ध्रुव की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। सभी लोग जिगर के लिए चिंतित थे। उनके लिए जिगर को खो देना बहुत बड़ा लॉस था। ध्रुव और ओजस सभी को लेकर पत्थर वाले रास्ते से किले में आ चुके थे। जब सभी लोगों ने तांत्रिक का शरीर देखा तो सभी लोग दंग रह गए। सोनाली ने तांत्रिक के मृत शरीर को देखकर अपनी आंखें ही बंद कर ली थीं। तांत्रिक का शरीर सड़कर इतना खराब हो चुका था कि तांत्रिक को पहचानना भी मुश्किल था। शायद सोनाली ने पहली बार किसी को इस तरह देखा था। ओजस और ध्रुव को तो आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तांत्रिक का शरीर गलकर जमीन पर चिपक रहा था। ध्रुव ने सोनाली से कहा, देख लो, मैंने कहा था ना तुमसे कि हम इसी तांत्रिक को ढूंढने किले में आए थे, लेकिन वो मर चुका था। सोनाली ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद सोनाली को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ध्रुव और ओजस ने सभी लोगों को उस जाल से बचकर निकलने का तरीका बताया, जिसमें ध्रुव लगभग गिर के मर ही गया था। सभी को अच्छे से समझाने के बाद भी सोनाली उस गड्ढे में फिसल ही गई जिसमें ध्रुव गिरने वाला था। ये तो ध्रुव ने सोनाली को समय रहते पकड़ लिया, वरना सोनाली नहीं बच पाती। सोनाली बहुत सहमी हुई थी, इसलिए सोनाली ने गड्ढे से बाहर आते ही ध्रुव को गले से लगा लिया, और ये देखकर ओजस को फिर से मजाक करने का मौका मिल गया।
ओजस ने ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ध्रुव, थोड़ा लिमिट में रहो यार। अगर मैंने फिर से तुम्हें सोनाली के करीब जाते देखा ना, तो मैं देविका को कॉल करके सब बता दूंगा। फिर तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, समझे? ध्रुव ने गुस्से से ओजस को कहा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो देख लेना, देविका को कुछ मत बताना। और मैं कोई जानबूझकर सोनाली के करीब नहीं आया, समझे? वो गिरने वाली थी, इसलिए मैंने उसे बचाया। ध्रुव और ओजस की नोक झोंक देखकर सोनाली मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे नहीं पता था कि देविका और ध्रुव रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मानना पड़ेगा ध्रुव, लकी हो तुम। देविका बहुत खूबसूरत है, मुझसे तो कम ही है, लेकिन फिर भी। ओजस सोनाली की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ओजस ने सच में सोनाली को अपनी बहन मान लिया था। दोनों एक टीम बनकर ध्रुव को छेड़ रहे थे। जब सभी लोग किले में आगे पहुंचे तो ध्रुव और ओजस को जिगर के कुछ निशान दिखने लगे। पत्थरों पर भाले की चोट के निशान थे। कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जिगर की यहां किसी से लड़ाई हुई थी। तभी पत्थरों पर निशान बन गए थे और थोड़ा ही आगे एक पत्थर के पास खून गिरा हुआ था। वो खून सूख चुका था, जिसका मतलब था कि लड़ाई को समय हो चुका है। खून के धब्बे देखकर सोनाली घबरा गई। सोनाली मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि ये खून जिगर का ना हो, लेकिन ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि ये खून आखिर किसका है। ध्रुव और ओजस को लग रहा था कि शायद सोनाली की बात सही है। शायद श्याम किले से बाहर नहीं गया है। हो सकता है ये खून के निशान श्याम के हों। ध्रुव ने सोनाली से कहा, तुम अभी किसी नतीजे पर मत पहुंचना। हमें जिगर नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ होगा, समझी? उम्मीद रखो और अच्छा सोचो। ध्रुव की बात सुनकर सोनाली का दिल थोड़ा शांत हुआ। सोनाली को लग रहा था कि ध्रुव को जिगर पर भरोसा है कि वो इतनी आसानी से किसी से हार नहीं सकता। ध्रुव और ओजस किले में आगे बढ़ गए। इस बार ध्रुव और ओजस बहुत ध्यान से कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें किले के सेफ्टी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। कहीं भी कोई भी जाल आ सकता था। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किले में ऐसा क्या था जो इतनी सेफ्टी की जरूरत पड़ी। रास्ते में एक दलदल भी था। सभी लोग उस पर से कूदकर आगे बढ़ गए थे। उस दलदल के बाद बड़ी सी दीवार थी, जिस पर सिंधु परिवार के लोगों की अचीवमेंट लिखी हुई थी। उसी परिवार पर सिंधु परिवार के पूर्वजों के नाम और उनके जीवन में उन्होंने जो काम किए वो सब लिखे थे। दीवार को देखकर ध्रुव ने कहा, हम शायद किले के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं हैं, हम पहुंचने ही वाले हैं। ओजस ने दीवार पर लिखा हुआ सब पढ़ा और कहा, सिंधु परिवार के लोग तो बड़े महान लगते हैं। इन्होंने इतनी सारी अच्छी बातें लिखी हैं अपने बारे में। काफी अमीर लगते थे सिंधु परिवार के पूर्वज। छोटे से गांव में अमीर होना काफी अच्छा और फायदे वाली बात है। सोनाली ने ओजस से कहा, हाँ है तो सही, हमारा परिवार हमेशा से अमीर ही रहा है। हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज मेरे परिवार के लिए काम करते हों। सोनाली के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। ऐसा लग रहा था कि सोनाली को अपने पूर्वजों के पैसे का बहुत घमंड था, और कहीं ना कहीं ध्रुव को यह बात सच लग रही थी, क्योंकि ओजस का परिवार हाल ही में अमीर हुआ था। वहीं ध्रुव के परिवार की हालत तो पहले जैसी ही थी। ओजस ने सोनाली से कहा, जुबान बहुत तेज है तुम्हारी। ध्रुव समझ गया था कि ओजस सोनाली की बात से चिढ़ गया है। ध्रुव ने माहौल गर्म होता देखकर कहा, हम ज्यादा दूर नहीं हैं, तुम अपनी लड़ाई बाद में लड़ना, समझे? अभी चलो। एक पतले से रास्ते से गुजरने के बाद सभी लोग किले के मेन रूम में आ गए थे। उस कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बक्सा था। कमरे में इस समय सिर्फ वो बॉक्स दिख रहा था, लेकिन जब ध्रुव और ओजस उस बॉक्स के पास गए तो दोनों ही चौंक गए। ध्रुव और ओजस को इस तरह शॉक होता देखकर सोनाली घबरा गई। सोनाली ने कांपते हुए उस बक्से की तरफ कदम बढ़ाया।
उस बक्से के पास किसी इंसान का शरीर पड़ा हुआ था। ध्रुव ने ओजस को देखा और इशारा किया वो चेक करे कि ये शरीर किसका है। ओजस ने धीरे से सर हिलाया और उस शरीर को घुमाया। उस शख्स को देखकर ध्रुव और ओजस सोच में पड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश था, जो कि सांप के काटने से मर चुका था। सोनाली के चेहरे पर सुकून था। वो खुश थी कि ये जिगर नहीं है। लेकिन ध्रुव और ओजस कंफ्यूज थे। श्याम ध्रुव और ओजस के सामने से सुरेश को लेकर गया था। श्याम को सुरेश की मौत का बहुत दुख था। अगर श्याम और सुरेश का रिश्ता इतना अच्छा था तो श्याम सुरेश को इस तरह छोड़कर क्यों गया? पर तभी कमरे में किसी के कदमों की आवाज आई। श्याम हाथ में भाला लेकर कमरे में आया था। श्याम को देखकर कमरे में मौजूद हर इंसान घबरा गया था, क्योंकि श्याम ने अपने भाले की नोक जिगर के गले पर रखी हुई थी। जिगर के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और श्याम के चेहरे पर गुस्सा। जैसे ही सोनाली ने ये देखा, सोनाली ने श्याम से कहा, देखो प्लीज शांत हो जाओ, हम बात कर लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझाई जा सकती है। तुम बस मेरे भाई को छोड़ दो। मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। सोनाली की बातें सुनकर श्याम हंसने लगा। श्याम ने कहा, अब कोई शर्त नहीं, अब तुम्हारे भाई को तो मरना ही होगा। सोनाली ने श्याम से कहा, आखिर हुआ क्या है, पहले बताओ तो सही। मुझसे बात करो, भाई को भूल जाओ। श्याम ने सोनाली से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे भाई ने धोखा दिया हमें। तुम्हारे भाई की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। तुम्हें सच में लगता है तुमसे बात करने के मूड में हूं मैं? सोनाली ने कहा, देखो भाई को खोने का दुख मैं समझ सकती हूं, इसलिए मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती। प्लीज जिगर भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। श्याम के इरादे साफ लग रहे थे। श्याम बिल्कुल भी जिगर को छोड़ने के मूड में नहीं था। श्याम ने कहा, मैं चाहता तो तुम्हारे भाई को पहले ही मार चुका होता, लेकिन मुझे पता था कोई ना कोई इसे ढूंढने आएगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जिगर के साथ साथ जिगर के परिवार वालों को भी तड़पाया जाए। आखिर पता तो चले तुम लोगों को कि अपनी ही नजरों के सामने जब कोई अपना मर जाता है तो कैसा लगता है। मेरा भाई सुरेश तुम्हारे भाई के दिए हुए काम की वजह से मारा गया। ध्रुव और ओजस ने सोचा नहीं था कि श्याम इतना गुस्सा हो जाएगा। श्याम को हल्के में लेना ध्रुव और ओजस की गलती थी। ध्रुव ने सोनाली से कहा कि श्याम बहुत बुरा इंसान नहीं लगता, लेकिन इस समय ध्रुव को अपनी ही बातों का दुख हो रहा था। अब कैसे बचाएगा ध्रुव जिगर को? क्या श्याम सच में जिगर को मार देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना।